क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया था। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। सो स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 16, नेशनल इनकम इज़ इक्वल टू, आपको आंसर करना है। देखिए कौन सा आंसर होगा। सर ये होगा सी। सी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हमारा नेशनल इनकम बन जाएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। वेरी गुड, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स जीडीपी एन इनअप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो हमने टॉपिक पढ़ा था कि जीडीपी को अगर वेलफेयर, लोगों का वेलफेयर नापने के लिए यूज़ किया जाए तो उसकी क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या उसकी कमियां हैं। कौन कौन सी है बताइए। सर ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दिस बिल्कुल ठीक आंसर है। सो नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स बेसिकली बार्टर ट्रांजेक्शन्स जीडीपी कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं होते, तो छूट जाते हैं। तो इसलिए जीडीपी सारी चीज़ कवर नहीं कर रहा है, तो ये उसकी एक सीमा है। एक्सटर्नैलिटीज़ हमने देखा था कि आपने जैसे कोई फैक्ट्री तो लगा दी, लेकिन फैक्ट्री लगाने से जीडीपी तो बढ़ गया, लेकिन उससे जो पोल्यूशन हो उससे वहाँ के लोगों की हेल्थ ख़राब हो गई, तो एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। जीडीपी का नंबर देख के मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये तो इतना नुकसान कर रहा है। किसान लोग खेतों में फसल उगाते हैं, उससे जीडीपी बढ़ता है, लेकिन वो क्या करते हैं जब फसल कट जाती है तो नीचे जो उसका बचे हुए रह जाते हैं, बचा हुआ जो पौधा बचा हुआ रह जाता है, उनको सबको जला देते हैं। तो इतने बड़े बड़े खेत के खेत जला दिए जाते हैं, उससे इतना धुआं उड़ता है कि उस एरिया के लोगों की हेल्थ ख़राब होती है। इसको बोलते हैं स्टबल बर्निंग। सुना आपने पहले स्टबल बर्निंग? ये आपके इंडियन इकोनॉमी वाला जो दूसरी बुक है उसके अंदर आएगा ये, तो वहाँ हम पढ़ेंगे इसे। तो वो स्टबल बर्निंग भी। सुना है, हाँ जी। डबल बर्निंग नहीं सुना है, कुछ और नाम है इसका। नहीं सर ये, इसका ऐसे सुना है कि वो जला देते हैं अपना वो। हाँ ये तो सुना है ना आपने, जला देते हैं। यस सर। हाँ, तो ये भी एक एक्सटर्नैलिटी का एग्जाम्पल है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का एग्जाम्पल है। कॉम्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, ये हमने बात करी थी। कॉम्पोजिशन, मान लो मैंने सिर्फ डिफेंस गुड्स बना बना करके जीडीपी बढ़ा लिया, तो लोगों की तो भलाई हुई नहीं है, मैंने तो बंदूकें हथियार बनाए हैं। या फिर मैंने हाई इनकम वालों के लिए चीज़ें बना ली, जैसे 5-5, 10-10 करोड़ वाले मकान, घर, फ्लैट्स मैंने बना लिए, तो लोगों की क्या भलाई हुई। 5 करोड़ 10 करोड़ का फ्लैट खरीदने वाले तो बहुत कम लोग होते हैं। लोगों की भलाई कब होती, जब मैं लो इनकम ग्रुप के लिए फ़्लैट्स बनाता, 10 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख तक का मैक्सिमम, तो उससे लोगों की भलाई होती। तो 5 करोड़ 10 करोड़ का फ्लैट बना के भी जीडीपी तो बढ़ेगा भाई। जीडीपी तो एक नंबर है, कुछ भी चीज़ आप बना लो वो बढ़ने वाला है, लेकिन लोगों की भलाई जीडीपी देख करके हमें मालूम नहीं पड़ती है। सो तीनों हमारे यहाँ पर ठीक आंसर है। ऑल ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर। 18 का बताइए। सर सी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, राइट आंसर। क्वेश्चन 19 का बताएंगे। रियल इनकम। आवाज़ स्लो आ रही है आपकी। सर इसका बी, नेशनल इनकम एट फैक्टर प्राइसेस। नो, दिस इज़ नॉट राइट। देखो रियल, हमने दो पढ़े थे, एक रियल और नॉमिनल। रियल वाली कौन सी, जो असली नेशनल इनकम है। असली नेशनल इनकम के जो हमने चॉकलेट का एग्जांपल सुना था, पापा आपको चॉकलेट दिलाते हैं, पिछले साल भी 5 चॉकलेट, इस साल भी 5 चॉकलेट, लेकिन महंगाई बढ़ गई तो पैसे तो उन्होंने ज़्यादा खर्च किए, लेकिन आपको तो खाने को मज़ा तो सिर्फ 5 ही चॉकलेट का आया। तो आप बोलोगे नहीं नहीं, मेरा यहाँ पे जीडीपी इंक्रीज़ नहीं हुआ, नेशनल इनकम, मेरी इनकम नहीं बढ़ी। तो रियल नेशनल इनकम कब बढ़ती है, जब क्वांटिटी आपकी इंक्रीज़ होती है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम बेस
ईयर की प्राइसेस पे ही कैलकुलेशन करते हैं। बेस ईयर की प्राइसेस पे जब करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। प्राइस बदल नहीं रहे, इट इज़ अ कांस्टेंट प्राइस। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। जो नॉमिनल इनकम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। सो हमने दो तरह की नेशनल इनकम यहाँ पे पढ़ी थी, एक है हमारी रियल, एक है हमारी यहाँ पे एक है रियल, एक है आपकी नॉमिनल। दो तरह की हमने यहाँ पे नेशनल इनकम पढ़ी थी। क्वांटिटी इनटू प्राइस, ये तो हम नॉर्मली करते हैं, भाई कितनी क्वांटिटी है उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। मान लीजिए मुझे 2022 के लिए निकालना है, रियल इनकम भी निकालनी है, देखो इनकम भी बोल सकते हैं और जीडीपी भी हम इसे बोल सकते हैं। इसी तरह से नॉमिनल इनकम भी बोल सकते हैं और जीडीपी भी आप इसे बोल सकते हो। 2022 के लिए निकालना है तो क्वांटिटी फॉर 2022, इधर भी क्वांटिटी फॉर 2022। क्वांटिटी दोनों में रहेगा। प्राइस कौन सी यूज़ होएगी, यहाँ मेरी प्राइस यूज़ होएगी प्राइस ऑफ बेस ईयर। तो यहाँ मेरा कौन सा प्राइस यूज़ होगा, प्राइस ऑफ करेंट ईयर। बेस ईयर जो भी मान लीजिए 2011 का बेस ईयर है तो यहाँ प्राइसेस मेरी 2011 वाली यूज़ होएगी। तो मैं, इसका मतलब क्या है कि मैंने प्राइस को बदला नहीं, प्राइसेस को मैंने कांस्टेंट रखा है। प्राइस बदल नहीं रहा मैं हर साल, प्राइस में सेम रख रहा हूँ। नॉमिनल वाले में प्राइस भी मेरा बदल रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एट करंट प्राइसेस। इसको हम क्या बोलते हैं, एट कांस्टेंट प्राइसेस। ठीक है, याद आ गया? यस सर। ओके, सो यहाँ पर क्या आएगा, नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। नॉमिनल किसको बोलेंगे बताइए, ए बी सी डी में से नॉमिनल नेशनल इनकम मीन्स जिसकी इनकम करंट ईयर से हाँ, तो होती है, इसमें से तो कौन सा होगा, ए बी सी डी में से कौन सा वाला होगा? नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। बिल्कुल ठीक है, सो नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। नेक्स्ट आ गया, यस कुछ बोल रहे हो आप? नहीं सर। ओके, सो नेक्स्ट आ गया जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर याद है फॉर्मूला उसका, कौन सा, क्या फॉर्मूला था? नॉमिनल इनकम बाय रियल इनकम इनटू 100। वेरी गुड, आपको तो याद है, बहुत अच्छा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 21। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटीज ड्यू टू इंक्रीज इन टैक्सेस assumes relevance in the estimation of NNP at market price because, ये मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी मतलब कोई भी सामान जो बाजार में बिक रहा है वो सब कमोडिटीज़ हैं, ठीक है ना। कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाना, किस कारण बढ़ जाना, कि गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया। जैसे जीएसटी है, गवर्नमेंट ने टैक्स 5 रुपये की जगह 10 रुपये कर दिया, तो वो सामान भी महंगा हो ही जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हो, आपका 1000 रुपीज़ का बिल आता है, उस पर गवर्नमेंट का जीएसटी लगता है 100 रुपये का, तो आपका बिल कितना हो गया, 1100 रुपये, 10,100 रुपये का। आप बोलोगे भाई ये मेरे लिए क्या है, दिस इज़ माई प्राइस, ये रेस्टोरेंट में खाना खाने की कीमत है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटी बढ़ा के 200 रुपये कर दिया, तो वही खाना खाने के लिए आपके यहाँ पर 10,200 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो 10,000 ने इसको 1,000 कर लेते हैं, बेटर है। तो 1100 रुपये जगह मेरे यहाँ पर 1200 रुपये खर्च होने लगे। तो हुआ क्या, ये बेसिकली रेस्टोरेंट में खाना खाने की कीमत बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, टैक्स बढ़ने के कारण। रेस्टोरेंट वाला तो अभी भी 1000 रुपये में बेच रहा है, बट टैक्स बढ़ने के कारण रेस्टोरेंट में खाना खाने की कीमत यहाँ पर मेरी बढ़ गई है ना। ये तो इसका बात का मतलब हुआ। क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटीज ड्यू टू इंक्रीज इन टैक्सेस अज्यूम्स रेलेवेंस इन द एस्टिमेशन ऑफ एनएनपी एट मार्केट प्राइस। एनएनपी एट मार्केट प्राइस हम निकालते हैं, है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हम निकालते हैं, उस वक्त टैक्स बढ़ने के कारण चीज़ों के भाव बढ़ जाते हैं,
इसकी रिलेवेंस बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? टैक्सेस आर कंपलसरी पेमेंट्स, कि टैक्स कंपलसरी पेमेंट है इसलिए नहीं। कंपलसरी है तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, 100 रुपये हो चाहे 200 रुपये हो टैक्स, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टैक्सेस आर ट्रांसफ़र पेमेंट्स, इसका भी कोई रोल नहीं है। टैक्सेस आर पेड आउट ऑफ द इनकम ऑफ हाउस होल्ड्स, हाउस होल्ड्स अपनी इनकम में से पे करते हैं, इसका भी कोई रोल नहीं है। किस बात का रोल है? जो टैक्सेस होते हैं दे कॉज अ राइज इन मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटीज़। टैक्स क्या करते हैं? किसी भी सामान की मार्केट प्राइस को बढ़ा देते हैं, विच अदरवाइज वुड हैव बीन सोल्ड एट अ लोअर प्राइस। वो अगर टैक्स ना होता, अगर यहाँ टैक्स नहीं होता तो रेस्टोरेंट में खाना हम 1000 रुपये में खाते, लेकिन अब यहाँ टैक्स है इसलिए चीज़ों की कीमत बढ़ गई। तो ये टैक्स का नेचर है कि टैक्स के कारण सामानों की जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ जाती है। इसलिए अगर टैक्स बढ़ने के कारण मेरे प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो एन एन पी एट मार्केट प्राइस में उस चीज़ का रेलेवेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, हाई हो जाएगा। समझ आया काव्या को? यस सर। ओके, सो ये हमारा MCQ हो गया। हम फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बताइए। सर डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू नेट इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड। ओके, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। Dash causes the difference between um sir depreciation. राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। Last year. बेस ईयर इज़ द, हाँ अब ये थोड़ा मुझे समझाना पड़ेगा। लास्ट ईयर नहीं होता बेसिकली। देखो होता क्या है कि जो बेस ईयर होता है ना, बेस ईयर रोज़ रोज़ नहीं बदलते हैं। 10 साल में एक बार बेस ईयर यूजुअली चेंज किया जाता है। जैसे पहले 2001 था, उसके पहले 1991 था, फिर 2011। अभी तक अभी बेस ईयर चेंज हो जाना चाहिए था, बट अभी गवर्नमेंट ने बेस ईयर बदला नहीं है। ये 2011 की हम बात करते हैं। अब क्या होगा, 2012 में जब जीडीपी कैलकुलेट होगा तो प्राइस 11 वाले यूज़ होंगे। 2013 में जब होगा तो बेस ईयर तो वही है, तो यहाँ भी प्राइस 11 वाले। 2014 में होगा तो भी 11 वाले, 15 में होगा तो भी 11 वाले, 16 में भी वही वाले, 17 में भी सेम, 18 में भी सेम, 19 में भी सेम, 20 में भी सेम। इसी तरह से जब 2001 था तो 2001 वाले प्राइस यूज़ किए जाते हैं। 2003 में 2001 वाले, सिमिलरली 2001 वाले, 5 में भी 1 वाले, 6 में भी 1 वाले, 7 में भी 1 वाले, 8 में भी 1 वाले, 9 में भी 1 वाले और 10 में भी 2001 वाले। तो हुआ क्या, मैंने पूरी एक सीरीज़ बन गई मेरे लिए कि जिसमें पूरी सीरीज़ 10 साल की है। इसमें मैं प्राइस कौन सा यूज़ कर रहा हूँ रियल जीडीपी के लिए, 2001 वाला। ये पूरी सीरीज़ बन गई मेरे लिए 10 साल की। प्राइस कौन सा यूज़ कर रहा हूँ मैं, 2011 वाला रियल जीडीपी निकालने के लिए। तो इस पूरी सीरीज़ का कौन सा वाला साल बेस ईयर है, इट इज़ द फर्स्ट ईयर। तो किसी भी सीरीज़ का 91 वाला है, 2000 तक चलेगी है, फर्स्ट ईयर जो होता है वो उस सीरीज़ का बेस ईयर होता है। तो यहाँ पर क्या है, बेस ईयर इज़ द डैश ईयर ऑफ सीरीज़, इट इज़ द फर्स्ट ईयर। समझ आया काव्या को? तो फिर सर आपने बोला कि बेस ईयर मतलब कि जब हम 2 इयर्स को कंपेयर करते हैं तो जो लास्ट जो ईयर होता है, जैसे 2016 और 2017 को कंपेयर करें, हम 2016 को बेस ईयर मानते हैं। नहीं, हम 16 को बेस ईयर नहीं मानेंगे। बेस ईयर तो 2011 ही रहेगा। नहीं सर, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि अगर हम 2016 और 2017 को कंपेयर कर रहे हैं उनके ईयर, ओके, तब हाँ तब क्या होगा? तब फिर हम 2011 को मानेंगे बेस ईयर। अच्छा चलो हम देखते हैं इसमें क्या होता है ना। एक एक सीरीज़ पूरी बनाते हैं। यहाँ पे रियल और यहाँ पे नॉमिनल, ठीक है ना। हर साल मैंने आपको क्या बताया कि हर साल का रियल और नॉमिनल दोनों तरह के जीडीपी कैलकुलेट होंगे एवरी ईयर। 2011 में रियल क्या होगा,
क्वांटिटी 2011 की मल्टीप्लाइड बाय प्राइस 2011, ये रियल हो गया। और नॉमिनल भी इस साल के लिए यही होगा, क्योंकि ये तो खुद ही बेस ईयर है, तो इसके लिए रियल क्वांटिटी और प्राइस ये सेम होगा। 2012 में रियल क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ 2012 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ कौन सा साल बोलिए आप? 2016-17। नहीं नहीं, अभी तो 2012 की बात कर रहे हैं ना। 2012 का रियल जीडीपी मुझे निकालना है, तो प्राइस कौन से साल की होगी? 2000 2012 का रियल 11 की होगी। 11 की होगी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। और नॉमिनल निकालना है, तो क्वांटिटी कौन से साल की होगी? सर उसके करंट ईयर की 2012 की होगी। 12 की होगी, मल्टीप्लाइड बाय प्राइस कौन से साल का होगा? प्राइस भी 2012 का होगा। 2012 का, बिल्कुल ठीक है। 13 पे आ जाते हैं। 13 का रियल निकालना है, क्वांटिटी कौन से साल की होगी? सर क्वांटिटी 2013 की होगी। ओके, प्राइस? प्राइस कौन से साल का होगा? 2012। 2012 की नहीं होगी, 11 की ही होगी। बेस ईयर बदलता नहीं है, बेस ईयर तो 10 साल में एक बार बदलता है। ठीक है ना। बेस ईयर जो होता है एक नॉर्मल सा ईयर होता है जिसमें कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हुआ, और उसी एक ही साल को पकड़ के पूरे 10 साल तक जीडीपी कैलकुलेशन रियल वाला होता रहता है। तो यहाँ पे प्राइस जो है वो 11 का ही रहेगा। समझ आया? यस सर। है ना। अब नॉमिनल के लिए क्वांटिटी कौन से साल की होगी बताइए? सर नॉमिनल के लिए 2012 की होगी। नहीं 2013 की होगी। 2013 की होगी। प्राइस कौन से साल का होगा? 2013 का होगा। 2013 का होगा। ठीक है ना। 14 पे आया था, 14 के लिए रियल के लिए क्वांटिटी कौन से साल की होगी? और 2014 की। ओके, और प्राइस कौन से साल का होगा? 2011। 11 का होगा। और इसका नॉमिनल क्वांटिटी कौन से साल की हुई? 2014। एंड प्राइस कौन से साल का हुआ? 2014। 14। ठीक है ना। अब मैं इसको आगे सेम बना देता हूँ, आगे कॉपी करके फटाफट फटाफट। अब बदल देते हैं हम इसको। 15 में क्वांटिटी होगी 15 की, 16 में क्वांटिटी होगी हमारी 16 की, 17 में क्वांटिटी होगी हमारी 17 की, 18 में क्वांटिटी होगी 18 की, 19 में क्वांटिटी होगी 19 की, 20 में 20 होगी 20 की। ठीक है ना। तो देखो, तो रियल जीडीपी हर साल के लिए निकल रहा है, ऐसे नॉमिनल भी हर साल के लिए निकल रहा है। अब जब मैं रियल जीडीपी कंपेयर करूँगा, तो प्राइस तो पूरे 10 सालों में सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर जैसे 16-17 की आपने बात करी, 16 और 17 को जब मैं कंपेयर करूँगा, तो अगर 16 से 17 में क्वांटिटी बढ़ी है तो मेरा जीडीपी ग्रोथ दिखेगा। अगर क्वांटिटी घट गई है तो जीडीपी कम होता हुआ नज़र आएगा। बट इम्पैक्ट सिर्फ क्वांटिटी का रहेगा, प्राइस का कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, बिकॉज प्राइस इज सेम। समझ आया काव्या को? यस सर। ठीक है ना। तो ये होता है। तो आपका क्वेश्चन क्या अभी क्लियर हो गया या कुछ और था आपका क्वेश्चन? नहीं सर क्लियर हो गया। ओके, सो ये पूरी एक सीरीज़ बन गई एक तरह 10 साल की। तो इस सीरीज़ में बेस ईयर जो होता है वो हमेशा फर्स्ट ईयर होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4।
सर इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस, बिल्कुल ठीक है। जो बाज़ार में जब सामान खरीदने जाते हैं तो जो टैक्स लगता है जिससे चीज़ें महंगी हो जाती है, वो तो इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है। डायरेक्ट टैक्स एक बिल्कुल अलग चीज़ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का बताएंगे। सर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, मैंने बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको ऑप्शन नज़र ही नहीं आएंगे। वैसे बिना ऑप्शन देखे अगर आपको आता है बता दीजिए। यहाँ बेसिकली नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी है। ऑप्शंस आर नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। क्वेश्चन है डैश कैन इंक्रीज ओनली व्हेन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज। क्या चीज़ है जो सिर्फ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़े तो ही बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा? नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी? सर रियल जीडीपी। रियल जीडीपी। जैसे अभी हमने क्या देखा भाई, अगर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगे तो ही बढ़ेगा, वरना हमारा यहाँ पर नहीं बढ़ेगा। जैसे अगर हर साल पापा आपको 5 ही चॉकलेट दिला रहे हैं, ठीक है ना, तो प्राइस तो 11 वाला ही रहेगा, तो कोई आपका यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं होएगा। ठीक है ना, तो फ्लो गुड्स एंड सर्विस का फ्लो बढ़ेगा। यहाँ पापा ने 7 दिलाई, यहाँ पापा ने 10 दिलाई, यहाँ पापा ने 12 चॉकलेट दिलाई, तब फिर हम बोलेंगे कि भाई हाँ, आपका यहाँ पर जीडीपी बढ़ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सर सर ट्रू। ट्रू फॉल्स नहीं बताना है, आपको बताना है पॉजिटिव या नेगेटिव। अच्छा सर पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे बताया आपने? पॉजिटिव क्यों होगा? सर क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब आपने नेशनल इनकम का डेफिनेशन दिया था तो वहां पर आपने लिखा था सम टोटल ऑफ नॉर्मल रेजिडेंस इनकम का, ओके, तो इसलिए। चलिए करते हैं हम एक बार इसे। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम इज ग्रेटर देन नेशनल। तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का कंपैरिजन है। डोमेस्टिक इनकम और सर नेशनल। मैंने वो ट्रू फॉल्स का आपको आंसर बताया। अरे नहीं, ऊपर ही 7 भी तो है ऊपर, छत पे बैठा है अच्छा एक हाँ। एक फिल इन द ब्लैंक्स। नहीं मैंने सेवेंथ वाला देखा ही नहीं, मेरे को लगा आप ट्रू फॉल्स पूछ रहे नहीं हो। नहीं भाई, फिल इन द ब्लैंक्स का बताना है। सर नेगेटिव ही होगा इसका। आपने समझ के बोला या आंसर पढ़ के बोला? सर समझ कर बोला मैंने। समझ कर बोला ना, पक्का समझ आ गया? मैं समझाऊँ नहीं फिर? नहीं सर, क्योंकि वो फॉर्मूला नहीं है, डोमेस्टिक फैक्टर इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम माइनस वो इनकम यस, फ्रॉम अब्रॉड बिल्कुल का। बिल्कुल, वेरी गुड। अगर आपने समझ के बोला तो आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है, सो दैट्स वेरी गुड। ठीक है, सो देन ट्रू फॉल्स पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसको मैं छुपा, आंसर को छुपा नहीं सकता मैं, अब आपको अपनी आँख मिच्ची मिच्ची रखनी पड़ेगी, आंसर दिखेंगे नीचे। नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेजिडेंट्स, तो ये आप ट्रू बोल चुके, ओके ठीक है। क्वेश्चन सेकंड पे आ जाइए। सर इंडियन एम्प्लॉयड इन WHO located in India is a normal resident of India. True. ट्रू, बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पर जर्मन होता तो क्या होता? इंडियन की जगह जर्मन होता तो? सर अगर कोई जर्मन एम्प्लॉय हु का इंडिया में काम कर रहा है। हाँ यस, तो क्या होता, ट्रू या फॉल्स? सर ये ट्रू होता। तब भी ट्रू होता।
नहीं नहीं नहीं, ट्रू नहीं होता। नॉर्मल रेजिडेंट था। अ, देखो WHO, इंडिया में, हाँ, फॉल्स फॉल्स होता। इंडिया में WHO का ऑफिस है। एक तो ये ऑफिस खुद, ठीक है ना, एक हो गया कोई इंडियन यहाँ काम कर रहा है वो, और एक जो कोई फॉरेनर यहाँ पे काम कर रहा है वो। WHO ऑफिस इन इंडिया, इंडिया में WHO का ऑफिस है। तीन जनों का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा। एक तो WHO ऑफिस का खुद का, एक कोई इंडियन वहाँ काम कर रहा है उसका, और एक फॉरेनर का। इसी तरह से हमें WHO का कोई ऑफिस है वो, WHO ऑफिस इन USA ले लेते हैं, बाहर का कोई भी कंट्री, वहाँ इंडियन काम कर रहा है ऑफिस जो है, फॉरेनर जो है। सो WHO ऑफिस इन इंडिया, ऑफिस जो है वो क्या होगा, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? ऑफिस, डब्ल्यू ऑफिस रेजिडेंट होगा। नहीं, गलत, गलत जवाब। नहीं सर, मैं समझ ही नहीं आया क्वेश्चन क्या आपने बोला। अच्छा, वेट करें। ये वाला स्लाइड वापस पढ़ोगे? International organization, that is WHO, IMF, or foreign embassies, not normal residents of the country, but Indian working there is normal resident of India. ठीक है ना, समझ आया? नहीं समझ आया तो नीचे 3 ब्लॉक्स में लिखा है, इन्हें पढ़ लीजिए। सर समझ में आ गया। समझ में आ गया? तीनों ब्लॉक्स भी पढ़ लो फिर भी। इधर जो ब्लू कलर में लिखे हुए इन्हें भी रीड कर लो आप। कर लिया। समझ आ गया? यस सर। आप बताइए, तीन जनों में से कौन रेजिडेंट कौन नॉन रेजिडेंट? सर रेजिडेंट इंडियन, ओके, और ऑफिसर फॉरेनर वो नॉन रेजिडेंट है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, ये भी नॉन रेजिडेंट है, ये भी नॉन रेजिडेंट। अब इधर हम बात करें, सर ऑफिस, अगर हु का ऑफिस यूएसए में मतलब कि रेजिडेंट होगा। इंडिया का रेजिडेंट बताएं, USA से हमें मतलब नहीं है, इंडिया के लिए क्या है बताओ। इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट है। ओके, ऑफिस नॉन रेजिडेंट हो गया। बाकी लोग फॉरेनर जो वहाँ काम कर रहे हैं? अ, नहीं सर, मैंने इंडिया का नॉन रेजिडेंट बोला, इंडियन जो है। नहीं, इंडियन जो काम कर रहा है वो तो रेजिडेंट होगा भाई। जैसे, WHO के ऑफिस हाँ में। देखो, जैसे हु का ऑफिस इंडिया में था, फॉरेनर यहाँ काम कर रहा था, तो इंडिया का रेजिडेंट नहीं, वो अपने ही देश का रेजिडेंट रहता है ना। कोई जर्मनी का आदमी, जैसे यहाँ पे को हम बात कर रहे हैं, जो फॉरेनर है, लेट से जर्मन है, तो ये जर्मनी का रेजिडेंट रहेगा। तो इंटरनेशनल ऑफिस की यही खास बात है कि इंटरनेशनल ऑफिस में ऑफिस खुद तो उस देश का रेजिडेंट होता ही नहीं है, फिर जिस देश में ऑफिस है उस देश में काम उसी देश का रेजिडेंट कर रहा है, तो वो वहाँ का रेजिडेंट होगा। सो बेसिकली इंटरनेशनल ऑफिस में क्या देखना है कि जो पर्सन वर्क कर रहा है वो पर्सन किस देश को बिलोंग करता है। जिस देश को बिलोंग करता है उस देश का वो रेजिडेंट हो जाएगा, है ना। तो हु का ऑफिस USA में है, इंडियन काम कर रहा है तो इंडिया का रेजिडेंट। इंडियन नॉन रेजिडेंट हुआ। इंडियन इंडिया के लिए तो रेजिडेंट हुआ ना, हम बात करें इंडिया के लिए क्या है, रेजिडेंट है। USA के लिए नॉन रेजिडेंट है, बात ठीक है, लेकिन इंडिया के लिए तो रेजिडेंट ही है ना, यस सर। है ना। हम तो सिर्फ इंडिया के एंगल से पूछ रहे हैं भाई, इंडिया का आदमी अमेरिका में जाके हु के ऑफिस में काम कर रहा है, तो वो इंडिया का रेजिडेंट ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि इंटरनेशनल ऑफिस की बात है। अगर ये इंटरनेशनल ऑफिस नहीं होता, एक नॉर्मल कोई ऑफिस होता, है ना, अगर, या पहले इसकी बात कर लेते हैं, और फॉरेनर कर रहा है तो फॉरेनर तो ओबियसली नॉन रेजिडेंट ही होने वाला है, ठीक है ना। फॉरेनर नॉन रेजिडेंट है, वो ऑफिस खुद नॉन, इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट है। इंडियन जो काम कर रहा है वो इंडिया के लिए रेजिडेंट है, USA के लिए नॉन रेजिडेंट है। अगर USA की नेशनल इनकम निकालनी है उसके लिए इंडियन नॉन रेजिडेंट है,
लेकिन इंडिया के लिए तो इंडियन इज़ अ रेजिडेंट, ठीक है। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू फॉल्स का। सर ट्रू है। ट्रांसफर इनकम्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एज दीज आर रिवॉर्ड्स फॉर रेंडरिंग फैक्ट। ओके, सो ट्रांसफर इनकम क्या होती है? मतलब कि अगर हम अपने पैसे अपने फैमिली या दूसरों को वो ट्रांसफर कर रहे विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न। हम्म, अच्छा, फिर रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे ना हमें? नहीं, अच्छा, रिवॉर्ड से आप कंफ्यूज हो रहे हो। एक मिनट, आप जो बोल रहे हो उसी बात पे हम कंटिन्यू करते हैं। आपको वापस कुछ नहीं मिल रहा बदले में, ठीक है ना, तो वो ट्रांसफ़र इनकम होती है। कुछ एग्जांपल्स बताइए 3-4 ट्रांसफ़र इनकम के। जैसे कि हम जैसे कि यूएसए में रहते हैं, हमने इंडिया में अपने पेरेंट्स को पैसे भिजवाए। बिल्कुल ठीक है, ट्रांसफ़र इनकम का एग्जांपल। ओके, और एग्जांपल बताइए। हमने अपनी फ्रेंड को उसके बर्थडे पे पैसे दिए। ओके ठीक है, और एग्जांपल्स। हमने डोनेशन किया। ठीक है, और एग्जांपल्स। स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप था एक, हाँ, स्कॉलरशिप भी दे सकते हैं। है ना, स्कॉलरशिप मिलता है बच्चों को, गवर्नमेंट देती है, लेकिन बच्चे उनको बदले में कुछ नहीं दे रहे, तो वो ट्रांसफ़र इनकम है। ओल्ड एज पेंशन, याद है, ओल्ड एज पेंशन ट्रांसफ़र इनकम यस सर। है ना। कोई बूढ़ा हो गया, उसको गवर्नमेंट कुछ पैसे दे रही है खर्चा चलाने के लिए, बट वो पर्सन बदले में कुछ करके नहीं दे रहा गवर्नमेंट को, तो इट इज़ अ ट्रांसफ़र इनकम। और भी पढ़ा था हमने, एक और क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता। कोई बेरोजगार होता है, उसका ऐसे काम नहीं है, तो भी गवर्नमेंट उसको पैसे देती है, तो ये भी एक आपकी ट्रांसफ़र इनकम है, ठीक है, याद है। यस सर। ठीक है ना, तो ये सारे ट्रांसफ़र इनकम थी। अब एक तो हो गई ट्रांसफ़र इनकम। इनकम थी दो तरह की, एक ट्रांसफ़र इनकम, एक फैक्टर इनकम। हम इधर आ जाते हैं वापस। एक फैक्टर इनकम, एक ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम क्या, अनअर्नड इनकम, बिना कमाए इनकम हो गई, है ना, लॉटरी निकल गई मेरी, तो अनअर्नड इनकम हो गई। मुझे ज़मीन में गड़ा हुआ धन मिल गया, अनअर्नड इनकम, कुछ कमाया नहीं मैंने और मुझे मिल गया। फैक्टर इनकम लेकिन अर्नड इनकम होती है, बट गिव एंड टेक है, उसमें कुछ दिया तो बदले में कुछ मुझे मिलेगा, दैट इज़ फैक्टर इनकम। मैंने जाके किसी के यहाँ काम किया, मुझे सैलरी देगा। मैंने अपनी ज़मीन उसको दी, वो मुझे किराया देगा, है ना। मैंने किसी के यहाँ पे इन्वेस्ट किया, वो मुझे डिविडेंड देगा। तो आप कुछ काम करते हो, उसके बदले आपको मिलता है, दैट इज़ फैक्टर इनकम। और अनअर्नड इनकम इज़ अ ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम रिसीव्ड अगेंस्ट फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उन्होंने कुछ फैक्टर सर्विसेज करके दी है, तब बदले में उन्हें फैक्टर इनकम मिलती है। ट्रांसफ़र इनकम ऐसे हेल्प, डोनेशन, चैरिटी, ये सब चीज़ होती है। तो जो मेहनत की कमाई है उसी से इनकम गिनेंगे, किसी ने ऐसे ही दे दिया उसको थोड़ी इनकम मान लेंगे। इसलिए फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में लेते हैं, ट्रांसफ़र इनकम को नेशनल इनकम में नहीं लिया जाता। ट्रांसफ़र इनकम को नेशनल इनकम में नहीं लिया जाता। फिर यहाँ कुछ इनके एग्जांपल्स लिखे, यहाँ इनके कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए। सो क्या ध्यान रखना है, सिर्फ फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में आती है, ट्रांसफ़र इनकम नहीं आती। सो व्हाट इज़ नेशनल इनकम, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ट्रांसफ़र इनकम्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम।
क्या ट्रांसफ़र इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है? सर नहीं। नहीं होती है। एज दीज आर रिवॉर्ड्स फॉर एंटरिंग फैक्टर सर्विसेज, वो बोल रहा है कि वे ट्रांसफ़र इनकम नेशनल इनकम में लेते हैं क्योंकि ये फैक्टर सर्विसेज देने के बदले में जो रिवॉर्ड मिलता, रिवॉर्ड मतलब बदले में जो हमें कुछ पैसा मिलता है, वो है ये। तो फॉल्स है ये, बिकॉज यहाँ ट्रांसफ़र इनकम नहीं लिखना चाहिए, इसको यहाँ पर फैक्टर इनकम लिखना चाहिए। हेडिंग तो डाल दिया ट्रांसफ़र इनकम, डेफिनेशन लिख दी फैक्टर इनकम की, इसलिए फॉल्स है। आया समझ में यस सर। कि डाउट है अभी? नहीं, समझ में आ आ गया गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 4। सर। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए सर चार, ये हाँ मैं बता देता हूँ आपको, 4 तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। हर एक यस फैक्टर ऑफ सर। प्रोडक्शन की 4 तरह की इनकम होती है ना। वापस हम इस पे आ यस। जाते हैं स्लाइड पे। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, हम यहाँ वापस लिखते हैं। लैंड, लेबर, लेबर, कैपिटल, वेट, कैपिटल, एंटरप्राइज। ठीक है ना। तो लैंड के बदले में जो मिलता है उसको तो हम क्या बोलते हैं, रेंट। रेंट। ठीक है, लेबर के बदले में मिलता है उसको हम बोलते हैं सैलरी। अच्छा, कम। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ या फिर वेजेस, ठीक है ना, या फिर हम इसको बोलते हैं वेजेस। कैपिटल के बदले में जो मिलता है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। और एंटरप्राइज के बदले में मिलता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये 4 फैक्टर इनकम्स हैं। दीज आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये फैक्टर इनकम है। एग्ज़ाम में आएगा तो उल्टा ना लिख देना कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आया आपने लिख दिया रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, या फैक्टर इनकम आया आपने लिख दिया लैंड लेबर कैपिटल। तो उल्टा नहीं लिखना है, राइट लिखना है। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन सर नंबर, ट्रू है। ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। अम्म, सर प्राइस इंडेक्स मतलब कि जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर कोई प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। प्राइस, सर फिर प्राइस इंडेक्स अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 होगा। तो ट्रू है या फॉल्स है? सर फॉल्स है। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 6 पे आ जाइए। सर इसका मतलब कि जो ईयर, जो भी साल में जो भी प्रोडक्शन होगा उसकी करंट प्राइसेस लास्ट ईयर भी सेम रहेगी और इस साल भी सेम रहेगी नहीं ना। नहीं नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। देखो इसका मतलब क्या है कि जीडीपी एट, दो तरह के जीडीपी होते हैं। एक रियल प्राइस, एक आपका कांस्टेंट प्राइस वाला रियल जीडीपी, करंट प्राइस वाला आपका जो हो गया वो नॉमिनल जीडीपी। तो मान लीजिए 2011 मेरा बेस ईयर है, मैं 2015 में बैठा हूँ, मैं 2 जीडीपी निकालता हूँ हर साल के, एक रियल एक नॉमिनल। रियल में मैं क्या करूँगा, क्वांटिटी लेऊँगा 2015 की और प्राइस में लेऊँगा 2011 का। नॉमिनल में मैं क्वांटिटी लूँगा 2015 की, प्राइस भी लूँगा 2015 का। इनटू लगा देते हैं कॉमा की जगह इनटू, ठीक है ना। ये 2015 का मैं रियल और नॉमिनल निकालूंगा जीडीपी। यहाँ तक समझ आ गई बात? यस सर। है ना। अब क्या पॉइंट है, पॉइंट इस कि मेरा रियल जीडीपी कब बढ़ सकता है। रियल जीडीपी मेरा सिर्फ तब बढ़ेगा अगर मेरी क्वांटिटी बढ़ेगी, क्योंकि प्राइस तो 2011 वाला ही है ना। जब मान लीजिए मैं पहले के सालों से कंपेयर करता हूँ कि 2014 में मेरा जीडीपी कितना था, या 2013 में कितना था, 2012 में कितना था,
लेट से मैं 2014 से कंपेयर कर रहा हूँ कि भाई 2014 के मुकाबले जीडीपी मेरा 15 में बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। तो 14 में मैंने कैसे निकाला होगा, क्वांटिटी ऑफ 2014 इनटू प्राइस ऑफ 2011, ऐसे मैंने निकाला होगा। तो 14 के मुकाबले 15 का जीडीपी सिर्फ तभी बढ़ सकता है जब क्वांटिटी इंक्रीज़ हो। प्राइस तो सेम ही है, तो उससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। 14 से 15 में जीडीपी तभी बढ़ेगा जब क्वांटिटी मेरी बदले। सो रियल जीडीपी जो है सिर्फ क्वांटिटी के कारण बदल सकता है और किसी कारण से बदलेगा नहीं। नॉमिनल देखते हैं। 14 का नॉमिनल मैं जब निकालूंगा तो क्वांटिटी 2014 की होगी और प्राइस जो है मेरा वो 2014 का ही रहेगा, ठीक है ना। अब जब मैं 14 से 15 में देख रहा हूँ कि मेरा जीडीपी बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, तो देखो क्वांटिटी भी बदली है। 14 से 15 क्वांटिटी बदल सकती है, प्राइस भी बदल सकता है। 14 में कुछ और प्राइस था, 15 में कुछ और प्राइस है। सो नॉमिनल जीडीपी जो है वो क्वांटिटी बदलने से भी बदल सकता है, प्राइस चेंज होने से भी बदल सकता है। रियल सिर्फ क्वांटिटी से चेंज होगा, नॉमिनल क्वांटिटी से भी बदल सकता है, प्राइस से भी, दोनों से बदल सकता है। ये समझ आई बात आपको? यस सर। देखिए 2014 की क्वांटिटी 10 है मान लीजिए और प्राइस हम 5 रुपये ले रहे हैं, तो ये मेरा जीडीपी कितना आएगा, 50 का। 2015 में क्वांटिटी 11 हो जाए, प्राइस तो 5 ही लेना है रियल जीडीपी के लिए, तो ये मेरा 55 हो जाएगा। तो जीडीपी बढ़ेगा कैसे, सिर्फ क्वांटिटी बदलने से बढ़ेगा। तो प्राइस तो 5 रुपये लेनी है, अगर यहाँ भी 10 ही क्वांटिटी होती है तो मेरा जीडीपी बढ़ता नहीं। तो रियल जीडीपी कैन चेंज ओनली बाय चेंज इन क्वांटिटी। नॉमिनल, मान लीजिए नॉमिनल का मैंने यहाँ पर निकाला था 20 क्वांटिटी थी और प्राइस जो था मेरा लेट से यहाँ पर 10 रुपये का था, तो मेरा कितना आया, 200 रुपये। अब नॉमिनल अगले साल का निकालूंगा, हो सकता है क्वांटिटी 20 की जगह 21 हो जाए, 22 हो जाए, कुछ भी हो सकती है, 22 हो गई। प्राइस भी बदल सकता है 2015 में, है ना। यहाँ तो प्राइस कोई कांस्टेंट थोड़ा ना है, तो हर साल का प्राइस है। मान लीजिए इस साल का प्राइस 11 हो गया, तो मेरा जीडीपी कितना हो गया, 220 का। तो क्वांटिटी भी बदल सकती है नॉमिनल में, प्राइस भी बदल सकता है, दोनों से जीडीपी यहाँ पर बदल सकता है। नॉट नेसेसरी कि दोनों चीज़ बदले, हो सकता है किसी साल में सिर्फ क्वांटिटी बदले प्राइस सेम रहे, या प्राइस बदले क्वांटिटी सेम रहे, या दोनों चीज़ बदल जाए। पॉसिबिलिटी है दोनों बदलने की। रियल में तो सिर्फ क्वांटिटी ही बदल सकती है, प्राइस बदल ही नहीं सकता, क्यों, मेथड ही ऐसा है। लेकिन नॉमिनल में क्वांटिटी भी चेंज हो सकती है, प्राइस भी आपका चेंज हो सकता है, और उसके कारण जीडीपी बढ़ सकता है, घट सकता है। समझ आया? यस सर। है ना। तो अब इधर देखेंगे, अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 का। सिक्स का सर ट्रू। जीडीपी एट करंट प्राइस में लीड टू इंक्रीज। तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई भाई नॉर्मली क्या बच्चे सब याद रखते हैं कि करंट प्राइसेस वाले पे प्राइस का ही फ़र्क पड़ता है और रियल वाले में क्वांटिटी का फ़र्क पड़ता है, बट ऐसा नहीं है। करंट वाले में क्वांटिटी प्राइस दोनों का फ़र्क पड़ सकता है। जो करंट प्राइस वाला है, इसको हम करंट प्राइस वाला बोलते हैं, है ना। इसमें क्वांटिटी प्राइस दोनों का इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन इस कांस्टेंट प्राइस वाले में इसमें सिर्फ क्वांटिटी का इम्पैक्ट आ सकता है, ओनली क्वांटिटी। इधर हमारा क्या, दोनों का आ सकता है, बोथ क्वांटिटी एंड प्राइस दोनों का आ सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन। सर ट्रू। शोज चेंज इन जीडीपी सर यस, राइट आंसर आपका। तो जीडीपी डिफ्लेटर प्राइस लेवल चेंज निकालने के लिए बनाया जाता है, तो दिस इज ट्रू, इज राइट।
ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, अब हम आगे चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे। सो अब आप अपनी कॉपी पेन नोटबुक निकालिए एंड क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए क्या होगा, रीड करें। एक आपको टेबल दिया गया है, रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल इन्फॉर्मेशन एंड आंसर क्वेश्चन 1 to 6। एक टेबल दिया गया है ईयर 2020 2021, क्वांटिटी देख, आउटपुट का मतलब क्वांटिटी, मार्केट प्राइस यहाँ पर आपको दिया गया है, क्वांटिटी और प्राइस, क्वांटिटी और प्राइस। वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीडीपी फॉर द ईयर 2020 कितना होगा, 2020 का नॉमिनल जीडीपी कितना होगा, आप कैलकुलेट करिए। सो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एक टेबल दे देंगे, फिर नीचे 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सर 5000। पॉइंट नंबर ए, ओके सही यस आंसर। सर। सेकंड करिए। सर 6000। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको आता है, मैं बताऊं? सर मैं कर रही हूँ। अच्छा कर रहे हो, ओके। सर 10%। 10%, ओके, नॉट राइट। ओके, कैसे किया आपने 10%? सर मैंने मार्केट प्राइस ऑफ 2021 से 2020 का आउटपुट कर दिया। नहीं देखो, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, है ना। एक बार मेथड में आपको बताता हूँ। देखो, जीडीपी कैलकुलेट हर साल के लिए होता है, एवरी ईयर का जीडीपी कैलकुलेट होएगा। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं 2020 2021। हर साल के 2 जीडीपी होते हैं, एक रियल एक नॉमिनल, ठीक है ना। तो 20 का रियल कैसे देखेंगे,
भाई यहाँ पे कोई बेस ईयर तो अलग दिया नहीं, तो यही हमारे लिए बेस ईयर हो गया। तो 250 इंटू 20, 250 इंटू 20, तो 5,000 रुपये यहाँ पर हो गया आपका रियल। 2020 के लिए नॉमिनल भी आपका यही रहेगा, क्योंकि और कोई बेस ईयर नहीं दिया, तो यही मेरे लिए बेस ईयर है। तो ये भी मेरे लिए नॉमिनल भी 250 इंटू 20 हो गया ये। अब जब मैं 21 में आता हूँ, 21 के लिए रियल क्या होगा, क्वांटिटी 300 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पिछले वाले साल का, तो 300 इंटू 6,000। 20, 6,000 रुपये। ठीक है, और नॉमिनल क्या होगा इसके लिए, 300 इंटू 25, 300 इंटू 25, 300 इंटू 25। तो अब मेरे पास 7,500। 7,500। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ने मेरे से क्या पूछा कि परसेंटेज चेंज बताओ, रियल जीडीपी में कितना परसेंट चेंज हुआ है। तो रियल की बात है, नॉमिनल की बात नहीं, उसे हम छोड़ देते हैं। कितना चेंज हुआ, पहले तो रुपए में देखो कितना चेंज हुआ। रुपए में क्या हुआ है चेंज, 1,000 रुपये से बढ़ गया, 1,000 रुपये से बढ़ गया। अब परसेंटेज चेंज, ये तो आपका नॉर्मल चेंज हो गया। अब परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, दिस डिवाइडेड बाय पिछला वाला साल, हमेशा डिवाइड पिछले वाले साल से किया जाता है, इनटू 100। तो ये आ गया आपका 20%। तो 20% से मेरा जीडीपी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। आप 10 कैसे लाए थे, आप बताओ। सर मैंने वो कुछ और ही कर दिया था। अच्छा, कुछ और ही कर दिया था। ठीक है, अभी जो किया ये समझ आ गया आपको। हाँ सर। सर ये परसेंटेज जो चेंज 1008 2021 का है ना। हाँ, 2020 के मुकाबले 2021 में जो है 1,000 रुपये से जीडीपी बढ़ गया। अब परसेंटेज में कितना, तो परसेंटेज में क्या करते हैं, 1,000 और डिवाइड हमेशा पिछले वाले साल से करते हैं। पिछले साल का जीडीपी था 5,000, और परसेंटेज के लिए इंटू 100 हम यहाँ पे कर देंगे। आया समझ में। सर अगर चेंज इन वो रियल के जगह नॉमिनल हुआ होता तो फिर टू ओके ओके, वो करते हैं हम। चलो, ये नॉमिनल है, कितना चेंज हुआ भाई, 7,500 माइनस 5,000, 2,500। 2,500 का। अब परसेंटेज चेंज 2,500 डिवाइडेड बाय पिछले वाले साल का नॉमिनल 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यहाँ 50% का चेंज हो जाता है। क्लियर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। सर इसका होगा नॉमिनल जीडीपी वन ईयर जीडीपी इंटू 100। ओके, राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप छोड़ दीजिए या पढ़ कर लीजिए, कोई बात नहीं। आप ऐसे बता दो, स्टेटमेंट 1 जो लिखा है ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 ट्रू है या फॉल्स है। सर ट्रू है। ट्रू है। स्टेटमेंट 2 ट्रू है या फॉल्स है। Nominal GDP is a better index of economic growth. सर फॉल्स। क्यों फॉल्स है। सर क्योंकि अगर जब हम नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं तो हम जो
जैसे फॉर एग्जांपल हमें 2012 का जीडीपी नॉमिनल जीडीपी निकालना है, तो हम प्रोडक्शन ऑफ 2012 इनटू क्वांटिटी ऑफ 2012 करते हैं। पर जब हम रियल जीडीपी निकालते हैं, हम प्रोडक्शन ऑफ 2012 और प्रीवियस ईयर का करते हैं। पर फिर जब अगर रियल जीडीपी में तो हम सिर्फ बेस ईयर लेते हैं ना। अच्छा देखो, बात क्या है, इसके अंदर ये है कि जो रियल जीडीपी है भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी हो रही है, देश की ग्रोथ हो रही है, ये हम कब मानेंगे जब क्वांटिटी बढ़े, है ना। महंगाई से आपका जीडीपी बढ़ जाए तो कोई मतलब नहीं है। सामान ज़्यादा देश में बनेंगे, सर्विसेज ज़्यादा देश में बनेगी मिलेगी, तब फिर हम मानेंगे कि भाई देश में तरक्की हो रही है। सो रियल जीडीपी में क्या होता है, वो सिर्फ तभी बढ़ता है जब क्वांटिटी इंक्रीज़ हो। रियल जीडीपी सिर्फ तभी बढ़ता है जब क्वांटिटी इंक्रीज़ हो, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसलिए हम रियल जीडीपी को अच्छा मानते हैं। नॉमिनल जीडीपी में क्या है, क्वांटिटी बढ़ी तब भी बढ़ जाएगा, अगर क्वांटिटी सेम है और सिर्फ महंगाई बढ़ जाए, प्राइस बढ़ जाए, तब भी वो बढ़ जाता है। तो इसलिए नॉमिनल जीडीपी को हम अच्छा नहीं मानते, क्योंकि उससे पता नहीं पड़ता कि क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई है या प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, किस कारण से वो इंक्रीज़ हुआ है ना। जैसे देखो यहाँ पे इस वाले के अंदर मेरा 50% नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज़ हुआ है ना। 50% तो अब ये प्राइस के कारण भी हो सकता है, क्वांटिटी के कारण भी हो सकता है ना। तो हमें मालूम नहीं पड़ता कि ये किसके लिए, लेकिन रियल बढ़ा मतलब क्वांटिटी से ही हुआ है, ये पक्की बात है। तो इसलिए रियल जीडीपी को एक बेटर इंडेक्स माना जाता है नॉमिनल जीडीपी के कंपैरिजन में। समझ आया यस सर। या डाउट है कुछ? नहीं सर, सही है। ओके, सो नेक्स्ट हम आ गए, इसको हटा देते हैं यहाँ से। जनरल प्राइस लेवल इन 2021 विल, जो 2021 में प्राइस लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, और कितने परसेंट से इंक्रीज़ हो रहा है। तो आपको डेटा पीछे का देखना पड़ेगा। अब हम क्या बोल रहे हैं, जो प्राइस लेवल है 2021 में 2020 के मुकाबले बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, और अगर बढ़ रहा है तो कितना परसेंट बढ़ रहा है, घट रहा है तो कितना परसेंट यहाँ पे घट रहा है। प्राइस लेवल इन 2021 कंपेयर टू 2020। तरीका मालूम है आपको इसको करने का? नहीं हमें, हाँ यस सर। ओके, करिए। आई थिंक आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ और कर रहे हो। सिंपल नहीं हमें सर, आ गया। क्या आया? ये आया।
सर अबव 20% है। अबाउट 20% कहाँ लिखा है? अबाउट 20 ने आपने क्या करा है? देखो सिंपल सर मैं प्राइस बताना है भाई। पिछले मैंने वो मैंने तक मैंने पहले नॉमिनल जीडीपी निकाला 2021 का 300 इंटू 25। ओके फिर मैंने रियल जीडीपी निकाला 300 इंटू 20। ओके 7,500 अबाउट 6,000 इंटू 100 किया। 7,500 7,500 अपॉन 6,000 इंटू आपने यहाँ पे 100 किया। 7,500 डिवाइड बाय 6,000 इंटू 100। ओके, तो ये क्या आया आपका? 125 आया। यस सर। तो अब क्या बोलेंगे हम इससे? इसका क्या मतलब हुआ? तो इसको हम इंटरप्रीट कैसे करते हैं? बेसिकली अब क्या बोले, 2021 की प्राइस 125 हो गई, 2020 की प्राइस 100 रुपये, ठीक है ना? इस तरह से आपने बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर निकाला है, ठीक है? तो 2020 की 100 रुपये, 21 की यस 125 सर। हो गई, तो मतलब देर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 25%। समझ आया? यस सर। ये 100% था, ये 125% है, देर इज इंक्रीज ऑफ 25% इन प्राइस लेवल्स। तो आपका आंसर ठीक है, सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन हमें समझना था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे सीबीएसई क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ठीक है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कम दिए हुए, तो मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन है, इसे एक क्वेश्चन है ये आप करेंगे। अभी टाइम कितना हुआ है? वो अभी टाइम हो गया है, सो कल हम इसको न्यूमेरिकल्स को आगे करेंगे। तो अभी थोड़े से न्यूमेरिकल्स के, अभी हमें और न्यूमेरिकल्स करने इस चैप्टर के, सो दैट वी विल कंटिन्यू टुमारो। ठीक है, आज की क्लास क्लोज करें।